अमेजिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 1, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सही जवाब होगा हिरण की। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उपयोग होता है, सही जवाब होगा विद्युत में। बात करते हैं, अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा हेनरी सीले ने। अगला सवाल है आपके लिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि खाली जगह कहाँ पर क्या आएगा? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न है आपके लिए, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? दोस्तों सही जवाब होगा बढ़ जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इससे पहले चैनल सब्सक्राइब। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? यह दोस्तों सही जवाब होगा तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा गंधक। अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? इसका सही जवाब होगा लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है इस कारण। अगला प्रश्न है आपके लिए, रेडियो एक्टिवा या एक्टिवता की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा हेनरी बेकरल ने। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक। प्रश्न है, पानी के अंदर हवा एक बुलबुल किस तरह बर्ताव करता है? सही जवाब होगा एक अवतल लेंस के रूप में। अगला सवाल है, इकाइयों को समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान रहती है? सही जवाब होगा विशिष्ट गुरुत्व के। अगला प्रश्न है आपके लिए, कारों, ट्रक और बसों के ड्राइवर की सीट बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। अगला सवाल है आपके लिए, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? सही जवाब होगा उपधातु। अगला सवाल है आपके लिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? सही जवाब होगा थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रस्ट्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल अधिक होती है? इसका सही जवाब होगा इस्पात में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी? सही जवाब होगा सुनाई नहीं देगी। अगला सवाल है आपके लिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? सही जवाब क्या होगा? पलायन वेग के कारण। अगला सवाल है आपके लिए, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तन काल हो जाएगा 2% तक बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रोग्राम करना चाहिए? सही जवाब होगा स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करते हैं वापस अमेजिंग क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो इसका सही जवाब होगा बैंगनी रंग। अगला सवाल की तरफ डालते हैं नज़र। अगला सवाल है, कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सही जवाब होगा 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला सवाल है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तन काल क्या होता है? इसका आवर्तन काल होता होगा, सही जवाब होगा 2 सेकंड। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान सही जवाब होगा बेंगलुरु में।
अगला सवाल है आपके लिए, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो इसकी ध्वनि की चाल क्या होगी? सही जवाब ध्वनि की चाल से अधिक होगी। अगला सवाल है आपके लिए, भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है? सही जवाब होगा 37,000 किलोमीटर। अगला सवाल है आपके लिए, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? सही जवाब होगा हिप्पोक्रेटस या हिप्पोक्रेटस की। अगला सवाल है आपके लिए, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? सही जवाब होगा इंजन को ठंडा रखना। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल है आपके लिए, मनुष्य के शरीर के ताप होता है? इसका सही जवाब होगा 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा? आप सभी का स्वागत है टॉप 10 जीके क्वेश्चन में। आपके लिए क्वेश्चन संख्या 1, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा चरसनात्मक। प्रश्न संख्या 2 पर नजर करते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत के किस राज्य में है महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम? यानी कि भारत के कौन सा राज्य है जहाँ साक्षरता दर सबसे कम है? इसका सही जवाब होगा बिहार राज्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए, मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं? सही जवाब होगा जीवन, संभाव्यता, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है मानव विकास सूचकांक। अगला सवाल है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा श्री रंगराज। अगला सवाल है आपके लिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सही जवाब होगा सेंसेक्स। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1.4%। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा एडम स्मिथ। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों नहरें। नहरें हैं जो भारत के सबसे अधिक सिंचाई साधन माना जाता है। बात करते हैं अगला सवाल है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी NSS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1950 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ डालते हैं नज़र। अगला सवाल है आपके लिए, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा निगम कर है जो भारत में सबसे अधिक कर आता है। अब प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप क्या होगा? प्रच्छन्न। चैनल को करें सब्सक्राइब। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रोफेसर VKR। अगला सवाल है आपके लिए, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो सही जवाब होगा उत्पादन शुल्क से। उत्पादन शुल्क होता है उससे। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा 73%। बात करते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लखनऊ में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल है आपके लिए, किस समिति की स्तुति पर भारत में वेट लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा LK झा समिति या जमेसी। ठीक है, बात करते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा
वो है कृषि क्षेत्र पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए भैया जी। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीयों द्वारा समेत देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा है? सही जवाब होगा अवध का बैंक है, जो है कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला सवाल है आपके लिए, देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा योजना अवकाश काल में। ठीक है, शेयर करें दोस्तों के साथ। सवाल है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? यानी कि नोट छापने वाली मशीनें कहाँ पर है भारत में? तो इसका सही जवाब होगा नासिक में, जहाँ पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित किया हुआ है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 3 अप्रत्यक्ष करों के नाम बताइए। यानी 3 अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? दोस्तों एक कर है, सही जवाब होगा एक कर उत्पादन शुल्क, दूसरा होगा सीमा शुल्क और तीसरा होगा आपके लिए कौन सा शुल्क? तट कर होता है वो। ये है 3 कर। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1 जुलाई 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, इंडिया विजन 2020, इंडिया विजन 2020 क्या है? इसका सही जवाब होगा योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने की एक स्कीम है इंडिया विजन 2020। अगला सवाल है आपके लिए, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब है 1966 से 1969 ईस्वी तक ये योजना अवकाश काल माना जाता है। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी की जाती है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में की सबसे बड़ी मद क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ब्याज भुगतान होता है, वो इसका है सही जवाब। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या दोस्तों है 20 राष्ट्रीयकृत भारत में बैंक हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए, कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रित रखी जाती है या नियंत्रित रखती है? शेयर बाजार पर कौन सी संस्था नियंत्रण करती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सेबी। सेबी है जो शेयर बाजार को नियंत्रित करती है। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा 1911 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। शेयर करें दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास की किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब होगा आपके लिए PC महाल नोबिस नाम के एक व्यक्ति था जिसने पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र और उत्खनन क्षेत्र हैं, ये 3 क्षेत्र। अगला सवाल है आपके लिए, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सही जवाब होगा प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को सर्वोदय योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है आपके लिए, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र को कहते हैं? इसका सही जवाब होगा
तृतीय क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को कहते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 2 फरवरी 2006 ईस्वी को ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। अगला सवाल है आपके लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इस अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह-अस्तित्व। अगला सवाल है आपके लिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 1 मई 2012 से 28 फरवरी 2017 तक ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगला सवाल देख लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितने बार अवमूल्यन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 3 बार। 3 बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय मूल्य का अवमूल्यन किया गया था। अगला सवाल है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, सही जवाब है दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। शेयर करें, सब्सक्राइब। आपके लिए सवाल है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने भारत की सबसे पहले किसानों की जो राष्ट्रीय आय थी उनका अनुमान लगाया था। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में रहती है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में, और भारत में सबसे सर्वाधिक गरीब की संख्या उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है आपके लिए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चौथी है, ठीक है, चौथी योजना थी। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत में 2001-2011 के बीच जनसंख्या की दशांकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या दशांकीय वृद्धि दर थी 17.7%। अगले सवाल पर डालते हैं नजर, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स या टैंकरों के नाम बताइए, यानी राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैंकरों के नाम क्या है? सही जवाब भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पंथ कर, ये 3 है जो टैक्स है, ठीक है, कर है। अगला सवाल है, वेट WAT किस प्रकार का कर है? तो वेट है जो किस प्रकार का एक कर है, तो इसका सही जवाब होगा ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 अक्टूबर 1992 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत पूछा है, तो सही जवाब होगा 1.21 अरब। 1.21 अरब। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस आयोग के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपके लिए होगा चौथी योजना थी। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ना हो।
आपके लिए प्रश्न संख्या यह है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सही जवाब इसका होगा प्रधानमंत्री। जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जो पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा उद्योग क्षेत्र है। इस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर जोर दिया था। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में शामिल किसे करेंगे? सही जवाब होगा बिजली, गैस, लोहा, इस्पात हैं वो सभी। बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, नरसिंह समिति संबंधित है, नरसिंह समिति है वो किससे संबंधित है? सही जवाब होगा बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग सुधार से। अगला सवाल है आपके लिए, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें इंदिरा गांधी के शासनकाल में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा गरीबों में सबसे अधिक गरीब लोगों की सहायता करना, ये था इसका उद्देश्य। अगला सवाल है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितने कैलोरी पोषण में प्राप्त करने वाले को गरीब रेखा से नीचे माना जाता है? सही जवाब होगा 2100 कैलोरी, जो इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वह इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 8% रखा गया था। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक दोस्तों के साथ शेयर ना हो। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में ग्रामीण शिक्षा को सुलभ करने वाले संस्थाओं के शीर्ष संस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा नाबार्ड संस्था है वो है। अगले प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न है आपके लिए, पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन कौन से हैं? तो इनमें से 3 चरण में एक है बचत का सृजन, दूसरा बचतों का संगठन और तीसरा वास्तविक निवेश, ये 3 है। अगला सवाल है आपके लिए, कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1990 ईस्वी में कोंकण रेल परियोजना का शुभारंभ किया था। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इस बैंक का अन्य नाम क्या है? सही जवाब होगा विश्व बैंक। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, बैंक दर किस नीति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, केंद्र सरकार द्वारा किन दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 25 सितंबर, 25 सितंबर। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा?
सही जवाब होगा विनिर्माण हब। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों में रखे गए खाते का क्या नाम है? नोस्ट्रो अकाउंट्स। इसका नाम क्या है? सही जवाब है नोस्ट्रो अकाउंट्स। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? थोक मूल्य सूचकांक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा? अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस कार्यपालिका अध्यक्ष होता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय संविधान की अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो ये शक्तियाँ होती है, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं। बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति है जो सेनाओं का सर्वोच्च होता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सही जवाब होगा 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? सही जवाब होगा अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा। बात करते हैं अगले सवाल की, और राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो निर्देशित कौन करेगा? सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय होगा वो ही इसे सुलझाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो इसका कब किया जाता है? सही जवाब होगा क्या होगा? निर्वाचन आयोग द्वारा। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ना हो। अब अगला सवाल है आपके लिए, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपके लिए। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उच्चतम न्यायालय के पास ये मामले भेजे जाते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो सही जवाब होगा 5 वर्ष के लिए। कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा ये लगाया जा सकता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो सही जवाब होगा महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के द्वारा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा संसद के किसी सदस्य द्वारा इसे हटाया जा सकता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? सही जवाब होगा महाभियोग के दौरान हटाया जा सकता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसकी शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे या किसे सौंपता है? तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रपति का
रिक्त स्थान भर लिया जाना जाना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सह माह में बात करते हैं। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक। आपका सभी का स्वागत है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने तक अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन है? सही जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला सवाल है आपके लिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो इसका सही जवाब होगा बिहार राज्य से थे। अगला सवाल है आपके लिए, अगला सवाल है, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की अयोग्यता निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 57। अगला सवाल है आपके लिए, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? सही जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल है आपके लिए कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपके लिए कि किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति को ये दिया जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 14। कितने हो गए? 14। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये भी अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। इसका सही जवाब राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है आपके लिए, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ना हो। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। सही जवाब होगा 6 माह के भीतर भीतर। अगला सवाल है आपके लिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहुति की जाती है। ये आहुति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो सही जवाब होगा वित्त आयोग के अध्यक्ष संघ, राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। अगला सवाल है आपके लिए, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न सदस्यीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों के नामांकन कौन करता है? इन सभी का नामांकन कौन करता है? तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है आपके लिए, किसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों में सुभोहित हुआ है? तो वो एनएस पर सही होगा एम हिदायतुल्ला। अगला सवाल होगा आपके लिए, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नर के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो यह सब पत्र कौन प्राप्त करेगा? सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो ये सही जवाब होगा धन विधेयक होता है, उसे नहीं लौटा सकता। अगला सवाल होगा आपके लिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह अध्यादेश किस अनुच्छेद के द्वारा जारी करेगा? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 123 के अनुसार। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह दी जाती है? तो ये सलाह कौन देगा? सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय होगा भारत के, वो देगा। अगला सवाल होगा आपके लिए, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 5 लाख रुपए। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ना हो। हाँ, तो अगला सवाल है आपके लिए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो सही जवाब होगा बार राष्ट्रपति थे भारत के श्रीमती प्रतिभा पाटिल।
अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो क्या है? वो है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम था, उस समय वीटो का प्रयोग किया था। अगला सवाल बन रहा है आपके लिए, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा एंग्लो इंडियन। ठीक है। अगला सवाल आपके लिए बनता है, अगला सवाल क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो ये ग्रहण कौन करेगा? सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल होगा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिनियम अधिकार है? तो ये अधिकार कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा विधायी शक्ति होती है वो होगा। अगला सवाल बन रहा है आपके लिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होगा? सही जवाब होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये है इसका अर्थ। और अगला सवाल बन रहा है आपके लिए, भारत के राष्ट्रपति में से कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे, कौन थे ऐसे व्यक्ति? ऐसे थे ज्ञानी जेल सिंह नाम के व्यक्ति था, इसका सही जवाब है। अगला सवाल बनता है आपके लिए, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो ये निर्णय कौन करेगा? तो इसका सही जवाब होगा संघीय संसद होती है वो इसका निर्णय करता है। अगला सवाल बन रहा है आपके लिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा राष्ट्रपति के पास होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानून रूप से कौन सक्षम होता है? तो इसका सक्षम रूप होगा राष्ट्रपति होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगला सवाल आपके लिए बन रहा है, एक ही व्यक्ति को कितने बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होता है कई बार भी वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब बनेगा आपके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष की बात की जाती है तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति है जो इसका संवैधानिक अध्यक्ष होगा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किस प्रकार किया गया था? सही जवाब होगा संविधान सभा के द्वारा इसका चुनाव किया गया था। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा से राष्ट्रपति। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होता है दोस्तों संसद के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय संसद है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं बात है ये। तो अगला सवाल इसका सही जवाब बनता है आपके लिए भारतीय संसद के 2 सदन हैं। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा सदन है जिसे प्रतिनिधि सदन कहते हैं? सही जवाब होगा आपके लिए लोकसभा का सदन है, इस सदन को कहते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका सवाल बनता है कि संसद का स्थायी सदन कौन होता है या कौन सा है? तो स्थायी सदन कौन सा है ये पूछा है तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा होती है वो संसद का स्थायी सदन माना जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारत संसद या भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किससे बनती है ये प्रश्न पूछा गया तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा बनता है। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ना हो। नए सवाल बनता है आपके लिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा भारतीय संसद के 3 अंग हैं। ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है, निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा है? तो सही जवाब होगा लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो संसद को भंग कौन कर सकता है? तो सही जवाब होता है राष्ट्रपति।
बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो अधिकतम समय होगा, सही जवाब होगा 6 माह का, यानी कि 6 महीने का। बात करते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की किन संबंध में होती है? तो इसका सही जवाब होता है साधारण विधेयक के संबंध में होती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल क्या बनता है आपके लिए? अगला सवाल होगा आपके लिए, लोकसभा वो राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इन दोनों की संयुक्त बैठक कब होगी? सही जवाब होगा लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर ये संयुक्त बैठक होती है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल बन रहा है आपके लिए, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, यानी संसद की कार्यवाही की सूची में प्रथम स्थान किसका होगा? सही जवाब होगा प्रश्नकाल में होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा शून्यकाल। शून्यकाल है जो इसकी देन माना जाता है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बन रहा है, संसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद का वेतन कितना होगा ये निर्णय कौन करेगा? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा संसद होती है वही करेगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब आपके लिए होगा डी हिटलसी। ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके लिए पैदा होता है, विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा कितना प्रतिशत? 11% भाग है जो कृषि कार्यों में लगा हुआ है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये तो सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा तुलनात्मक लाभ पर आधारित है ये सिद्धांत। ठीक है। अगला सवाल बनता है आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है जो इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए, गेहूं की फसल के लिए आदर्श आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका आर्द्रता का तापमान कितना होना चाहिए? तो सही जवाब होगा 15 सेल्सियस या 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? सही जवाब होगा गेहूं की फसल है वो उगाई जाती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए, गेहूं की कृषि से संबंधित है। गेहूं किसकी कृषि से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा स्टेप। स्टेप ही होती है कृषि, उससे संबंधित है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी जलवायु होनी चाहिए गेहूं के लिए? तो सही जवाब होगा समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उगता है? तो वो होगा 90% गेहूं होता है। ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? सही जवाब होगी पो नदी घाटी। ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल सेक्शन। सवाल है आपके लिए, गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा चेरनोजम से इसकी संबंधित होती है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? ऐसी कौन सी फसल है जिसमें जल भराव की आवश्यकता होती है? तो सही जवाब होगा चावल की खेती होती है, चावल की फसल होती है उसमें जल भराव की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चिकनी मिट्टी होती है दोस्तों, वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ, मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? मक्का की पेटी कहाँ पाई जाती है? सही जवाब होगा अमेरिका में। अमेरिका में दोस्तों मक्का की सबसे बड़ी पेटी पाई जाती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य अमेरिका में दोस्तों सर्वप्रथम सबसे पहले मक्का की खेती जो है वो मध्य अमेरिका में की गई थी। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ गन्ने की खेती सबसे अधिक होती है? सही जवाब होगा हवाई द्वीप है दोस्तों, उसमें गन्ने की खेती उत्तम होती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? तो चाय निर्यात में देखा जाए तो केन्या देश है दोस्तों, वो सबसे अधिक चाय निर्यात में सबसे बड़ा देश बन चुका है। बात करते हैं सबसे पहले अगला सवाल है विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ये चाय किस देश में पैदा होती है दोस्तों? ये होती है ताइवान में हो जाती है ये चाय जो है विश्व प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होता है दोस्तों मानसून है, वो सबसे बड़ी जलवायु है जो सबसे हर के लिए आवश्यक होती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है फेजेंडा क्या है दोस्तों? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो फेजेंडा क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कहवा के बागान होते हैं उसे फेजेंडा कहते हैं। सब्सक्राइब लाइक आपके लिए सवाल है कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ब्राज़ील देश कॉफ़ी का उत्पादक सबसे बड़ा है। अगला सवाल बनता है आपके लिए विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चाइना यानी चीन में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे अधिक क्या होता है? रबड़ होता है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों भारत देश है, वो दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा देश बन चुका है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ट्रांसजीनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा माना जाता है? तो इस फसलों का सबसे बड़ा देश माना जाता है चीन। चीन है वो इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल बन रहा है आपके लिए विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो रबड़ उत्पादक की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा देश होगा थाईलैंड होगा। अगले सवाल की तरफ देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा माना जाता है? तो दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा माना जाता है? भारत देश में सबसे अधिक दूध होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बन रहा है आपके लिए ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भी चाइना देश है। कौन सा है? चाइना देश है। रिपीट प्रश्न आ चुका है क्वेश्चन। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए बन रहा है कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात मानी जाती है? अफीम की खेती के लिए क्या माना जाती है? सही जवाब होगा इजमिर की घाटी है, वो सबसे बड़ी अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। जूट उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है? जूट उत्पादन में पूछा है तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों पहला स्थान है जूट उत्पादन में। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट। अगला सवाल है आपके लिए संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा संसदीय या संघीय सरकार होती है वो। अगला सवाल है। अगला सवाल आपके लिए भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति, राज्यसभा और फिर बनती है लोकसभा। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति शामिल है इसमें, और दोनों सदन है वे दोनों सदन इसमें शामिल है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का संदर्भ में कौन सा निर्णय करता है? तो ये निर्णय कौन करता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति करेगा निर्णय। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत में संचित नीति में धन निर्गम पर कौन नियंत्रण रखता है? तो धन पर कौन नियंत्रण रखता है? सही जवाब होगा संसद होती है वो रखता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बन रहा है आपके लिए संसद में
शून्यकाल का समय होता है, शून्यकाल का क्या समय होता होगा संसद में? तो सही जवाब होगा दोपहर में 12 बजे से अपराह्न के 1 बजे के बीच में शून्यकाल होता है। ठीक है, अगला सवाल बन रहा है आपके लिए, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब होता है 14 दिन के भीतर भीतर। ठीक है, यहाँ 14 दिन के अंदर अंदर। अगला सवाल बन रहा है आपके लिए, संसद के दोनों सदन की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा? इसका अध्यक्षता करेगा स्पीकर होगा, वो करेगा। स्पीकर व्यक्ति होता है, अध्यक्ष होता है, वो करता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत किया जाता है? अधिकृत कौन करेगा इनको? अधिकृत करेगा लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बना आपके लिए, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन कब हुआ था? उसका उद्घाटन हुआ था 1927 में। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिएगा। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करता है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा न्यायपालिका है वो। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंत स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? 1977 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनाता है आपको कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, कब किया गया था मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित? सही जवाब होगा आपके लिए 42वें संविधान संशोधन हुआ था, जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। 42वें संविधान संशोधन के 1084 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब का मौलिक कर्तव्य है जो है। ठीक है, बात करते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या बनता है। अगला सवाल 1977 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकता के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब होगा 10। कितने मौलिक कर्तव्य? 10। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था भाग 4 के। ठीक है, 4 के क में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो ये कौन से भाग में है? तो ये भाग है दोस्तों चौथे भाग में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए क्या है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये कितने मूल कर्तव्य है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, बात कर रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको क्या बनता है? अगला सवाल बनता है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी नागरिकों के लिए, भारत के निवासी सभी नागरिकों के लिए कर्तव्य है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे अधिक कहां पर मिलता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भाग चौथे के ए में। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अमेजिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 1, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधानी प्राणी की होती है? तो सही जवाब होगा हिरण की। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उपयोग होता है, सही जवाब होगा विद्युत में। बात करते हैं अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा हेनरी सीले ने। अगला सवाल है आपके लिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि खाली जगह कहाँ पर क्या आएगा? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न है आपके लिए, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? दोस्तों सही जवाब होगा बढ़ जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये दोस्तों सही जवाब होगा तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा गंधक।
अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? इसका सही जवाब होगा लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, इस कारण। अगला प्रश्न है आपके लिए, रेडियो एक्टिवा या एक्टिवता की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा हेनरी बेकरल ने। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक। प्रश्न है, पानी के अंदर हवा एक बुलबुल किस तरह बर्ताव करता है? सही जवाब होगा एक अवतल लेंस के रूप में। अगला सवाल है, इकाइयों को समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान रहती है? सही जवाब होगा विशिष्ट गुरुत्व के। अगला प्रश्न है आपके लिए, कारों, ट्रक और बसों के ड्राइवर की सीट बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। अगला सवाल है आपके लिए, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? सही जवाब होगा उपधातु। अगला सवाल है आपके लिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? सही जवाब होगा थियोफ्रस्टस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल अधिक होती है? इसका सही जवाब होगा इस्पात में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी? सही जवाब होगा सुनाई नहीं देगी। अगला सवाल है आपके लिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? सही जवाब क्या होगा? पलायन वेग के कारण। अगला सवाल है आपके लिए, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा 2% तक बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रोग्राम करना चाहिए? सही जवाब होगा स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करते हैं वापस अमेजिक क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो इसका सही जवाब होगा बैंगनी रंग। अगला सवाल की तरफ डालते हैं नज़र। अगला सवाल है, कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सही जवाब होगा 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला सवाल है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तन काल क्या होता है? इसका आवर्तन काल होता होगा, सही जवाब होगा 2 सेकंड। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान सही जवाब होगा बेंगलुरु में। अगला सवाल है आपके लिए, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो इसकी ध्वनि की चाल क्या होगी? सही जवाब ध्वनि की चाल से अधिक होगी। अगला सवाल है आपके लिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है? सही जवाब होगा 37,000 किलोमीटर। अगला सवाल है आपके लिए, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? सही जवाब होगा हिप्पोक्रेटस या हिप्पोक्रेटस की। अगला सवाल है आपके लिए, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? सही जवाब होगा इंजन को ठंडा रखना। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल है आपके लिए, मनुष्य के शरीर के ताप होता है? इसका सही जवाब होगा 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा?
अगला सवाल है आपके लिए, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है, बात करते हैं, अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 4 के क में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मौलिक कर्तव्यों की संख्या भारत में कितने हैं? इसका सही जवाब होगा 11। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य हैं वे जोड़े गए थे। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे। तो ये कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ये किए गए आयरलैंड के संविधान है, वहां से ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है? तो ये देता है जो नीति निर्देशक तत्व है वे सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए प्रश्न है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, यह दिया जाता है नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल है आपके लिए, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित कौन करता है? इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। सवाल है आपके लिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सुनिश्चित है, तो ये कहाँ से सुनिश्चित किया गया है? सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ये लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये है दोस्तों, सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बताया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श घोषित रहता है वो क्या है? वो है दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व माने जाते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बनता है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो हमें ये संविधान कहाँ से हुई है? ये हुई है आयरलैंड के संविधान से हमें प्राप्त हुई है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। बात करते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? यह किया गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये तैयार किया गया। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बनता है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याणकारी की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये दोस्तों की गई है, सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित की गई है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है, संविधान का कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ये करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वे करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके लिए बनता है, कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन संस्थान नहीं है? इसका सही जवाब होगा सूचना का जो अधिकार है, इसका ये जवाब है जो सही होगा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बनता है, किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो समाजवादी माना किसे जाता है? सही जवाब होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। सवाल बनता है आपके लिए, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा 33% भाग पर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा
1360 लाख हेक्टेयर इसका सही जवाब होगा। अगला बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है? तो इसका सही जवाब होगा कुओं से होती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बनता है कुओं और नलकूप से, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए बनता है, देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग सिंचित होता है? तो इसका सही जवाब होगा 31.4% भाग है जो नहरों से सिंचित होता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है, देश में कुआं और नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो कुएं और नलकूप से होती है 55.9% भाग पर। अगला सवाल है आपके लिए, सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु, और दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र है, ठीक है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बनता है, सिर्फ नलकूपों की सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? नलकूप सबसे अधिक कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या है? नलकूप है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान बनता है? तो ये बनता है तमिलनाडु का। किसका बनता है? तमिलनाडु का। अगला अगला प्रश्न आपके लिए बनता है, नहरों द्वारा देश में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो है सबसे अधिक सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ सिंचाई के लिए सभी साधन का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है? तो सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ऑल सेक्शन फाइन टू। आप सभी का स्वागत है टॉप 10 जीके क्वेश्चन में। आपके लिए क्वेश्चन संख्या 1, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा चरसनात्मक। प्रश्न संख्या 2 पर नजर करते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत के किस राज्य में है महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम? यानी कि भारत के कौन सा राज्य है जहाँ साक्षरता दर सबसे कम है? इसका सही जवाब होगा बिहार राज्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए, मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं, सही जवाब होगा जीवन, संभाव्यता, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है मानव विकास सूचकांक। अगला सवाल है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा श्री रंगराज। अगला सवाल है आपके लिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सही जवाब होगा सेंसेक्स। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1.4%। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा एडम स्मिथ। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों नहरें। नहरें हैं जो भारत के सबसे अधिक सिंचाई साधन माना जाता है। बात करते हैं अगला सवाल है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी NSS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1950 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ डालते हैं नज़र। अगला सवाल है आपके लिए, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा निगम कर है जो भारत में सबसे अधिक कर आता है। अब प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप क्या होगा? प्रच्छन्न। चैनल को करें सब्सक्राइब। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रोफेसर VKR। अगला सवाल है आपके लिए, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो सही जवाब होगा उत्पादन शुल्क से। उत्पादन शुल्क होता है उससे।
बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा 73%। बात करते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लखनऊ में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल है आपके लिए, किस समिति की स्तुति पर भारत में वेट लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा LK झा समिति या जमेसी। ठीक है। बात करते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा वो है कृषि क्षेत्र पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए भैया जी। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीयों द्वारा समेत देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा है? सही जवाब होगा अवध का बैंक है, जो है कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला सवाल है आपके लिए, देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा योजना अवकाश काल में। ठीक है, शेयर करें दोस्तों के साथ। सवाल है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? यानी कि नोट छापने वाली मशीनें कहाँ पर है भारत में? तो इसका सही जवाब होगा नासिक में, जहाँ पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित किया हुआ है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 3 अप्रत्यक्ष करों के नाम बताइए। यानी 3 अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं दोस्तों? एक कर है, सही जवाब होगा एक कर उत्पादन शुल्क, दूसरा होगा सीमा शुल्क और तीसरा होगा आपके लिए कौन सा शुल्क? तट कर होता है वो। ये है 3 कर। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1 जुलाई 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, इंडिया विजन 2020, इंडिया विजन 2020 क्या है? इसका सही जवाब होगा योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने की एक स्कीम है इंडिया विजन 2020। अगला सवाल है आपके लिए, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब है 1966 से 1969 ईस्वी तक ये योजना अवकाश काल माना जाता है। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी की जाती है। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में की सबसे बड़ी मद क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ब्याज भुगतान होता है, वो इसका है सही जवाब। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या दोस्तों है 20 राष्ट्रीयकृत भारत में बैंक हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए, कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रित रखी जाती है या नियंत्रित रखती है? शेयर बाजार पर कौन सी संस्था नियंत्रण करती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सेबी है जो शेयर बाजार को नियंत्रित करती है। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा 1911 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। शेयर करें दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास की किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब होगा आपके लिए PC महाल नोबिस नाम के एक व्यक्ति था जिसने पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था।
अगला प्रश्न है आपके लिए, अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र और उत्खनन क्षेत्र हैं, ये 3 क्षेत्र। अगला सवाल है आपके लिए, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सही जवाब होगा, प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को सर्वोदय योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है आपके लिए, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र को कहते हैं? इसका सही जवाब होगा तृतीय क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को कहते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 2 फरवरी 2006 ईस्वी को ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। अगला सवाल है आपके लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इस अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह-अस्तित्व। अगला सवाल है आपके लिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 1 मई 2012 से 28 फरवरी 2017 तक ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगला सवाल देख लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितने बार अवमूल्यन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 3 बार। 3 बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय मूल्य का अवमूल्यन किया गया था। अगला सवाल है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, सही जवाब है दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए सवाल है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने भारत की सबसे पहले किसानों की जो राष्ट्रीय आय थी उनका अनुमान लगाया था। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में रहती है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में, और भारत में सबसे सर्वाधिक गरीब की संख्या उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है आपके लिए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चौथी है, ठीक है, चौथी योजना थी। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत में 2001-2011 के बीच जनसंख्या की दशांकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या दशांकीय वृद्धि दर थी 17.7%। अगले सवाल पर डालते हैं नजर, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स या टैंकरों के नाम बताइए, यानी राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैंकरों के नाम क्या है? सही जवाब भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पंथ कर, ये 3 है जो टैक्स है, ठीक है, कर है। अगला सवाल है, वेट WAT किस प्रकार का कर है? तो वेट है जो किस प्रकार का एक कर है? तो इसका सही जवाब होगा ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में
सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 अक्टूबर 1992 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत पूछा है, तो सही जवाब होगा 1.21 अरब। 1.21 अरब। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस आयोग के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपके लिए होगा चौथी योजना थी। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ना हो। सवाल है आपके लिए, किसी देश के कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो कृषि का मुख्य आधार क्या होगा? सही जवाब होगा उस देश की मिट्टी होती है, वो ही उसके आधार होता है और उसी में कृषि होती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा 8 प्रकार की। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है ये पूछी गई है, तो सबसे सही जवाब होगा, सबसे पहला जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी, जिसका सही जवाब है। अगला जवाब देखते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब होगा खादर मिट्टी कहते हैं उसे। पुराने जलोढ़ को बागर कहते थे। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। किस मिट्टी में पोटासियम की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक मात्रा किस में होती है? वो होती है जलोढ़ मिट्टी के भीतर होती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा? सही जवाब होगा रेगुर मिट्टी, जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है? काली मिट्टी, तो सही जवाब होगा जो कपासी मिट्टी होती है, कपास होता है, वो काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा लौह ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी का रंग लाल होता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? सही जवाब होगा लेटराइट मिट्टी होती है, जिसमें आयरन और सिलिका होते हैं, वे सबसे अधिक पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होगी आपके लिए लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी होती है, वो सबसे उपयुक्त होती है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। सवाल है आपके लिए, भारत के समस्त स्थल भाग में कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी है? तो इसका सही जवाब होगा 24% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपके लिए काली मिट्टी का निर्माण होता है लावे से। अलग बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? सही जवाब होगा आपके लिए काली मिट्टी। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होती है? तो इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी है, वो इससे बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से इसका निर्माण होता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी है, जिसमें सिंचाई की आवश्यकता सबसे कम होती है, नहीं होती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बनता है, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में इसका सबसे अधिक विकास हुआ है लाल मिट्टी का। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बनता है, लाल मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं, ये किस लिए पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी होती है, इसमें पाए जाते हैं लोहे और एल्यूमिनियम के कण। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? धान की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त होती है मिट्टी? सही जवाब होगा दोमट मिट्टी है, वो सही जवाब है इसका। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बनता है,
मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को कैसे रोकें, इसका सही जवाब होगा वन रोपण करके या वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? रेगुड़ मिट्टी, तो इसका सही जवाब होगा ये पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है रेगुड़ मिट्टी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। तो सवाल है आपके लिए, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके इसे उपजाऊ बनाया जाता है? इसके लिए सही जवाब होगा आपके लिए अम्लीय मिट्टी है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल बनता है आपके लिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है? सही जवाब होगा काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रता भूमि मानी जाती है? ये मानी जाती है दोस्तों राजस्थान की जो भूमि है वो मानी जाती है, राजस्थान की मिट्टी मानी जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए बनता है, लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लेटराइट मिट्टी को, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मुखरेला मिट्टी है, वो लेटराइट मिट्टी के नाम से जानी जाती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बन रहा है, काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों काली कपासी मिट्टी को जाना जाता है दोस्तों रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली कपासी मिट्टी को। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए दोस्तों बनता है कि लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है मालाबार तटीय जो भाग है, प्रदेश हैं, उसमें दोस्तों लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए बन रहा है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा मिट्टी का निर्माण कौन सी होता है? सही जवाब होगा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बन रहा है, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरकता की आवश्यकता होती है? सबसे कम उर्वरकता मात्रा किस मिट्टी में होती है? सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी में होती है। बात देख लेते हैं अगले सवाल की तरफ देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी जो उत्तरी मैदान में पाई जाती है। देख लेते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बनता है, किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? सही जवाब होगा काली मिट्टी पाई जाती है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कर दीजिएगा। तो आपके लिए सवाल है कि मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि क्या है दोस्तों? सही जवाब होगा एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों करना एक मिश्रित कृषि है। अगला सवाल आपके लिए बनता है, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? गहन कृषि दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा कन्नाडा है, जहाँ पर गहन कृषि क्षेत्र संबंधित है। अगला सवाल आपके लिए देख लेते हैं, ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम सही जवाब होगा विपणन बागवान। विपणन बागवान को कैसे क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, मानव निर्मित धान्य है, मानव निर्मित धान कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ट्रिटिकल, ट्रिटिकल है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए बनता है, एस माउनी किसकी प्रजाति है दोस्तों? ये प्रजाति किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा ये कपास की सबसे बड़ी प्रजाति है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए बनता है, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों कपास है, जो लावा के क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सी धान की फसल होती है? कपास सबसे अधिक होता है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुआं और नलकूपों से होती है। ध्यान रख लेना, भारत की सबसे अधिक सिंचाई कुओं, नलकूपों से होती है, फिर होती है नहरों से। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के किस भाग में तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है? तालाब सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन भारत में कहाँ है? ये है तो दक्षिण भारत में तालाब सबसे अधिक है। ठीक है, बात करते थे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित होता है? ऐसा कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों पंजाब। पंजाब है, वहाँ पर सबसे अधिक बोया हुआ है, ये सर्वाधिक भाग सिंचित माना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस
राज्य में होती हैं? इसका जवाब सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु है, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। सवाल है आपके लिए, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से कितना प्रतिशत भाग सिंचित होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपके लिए 38% भाग पर सिंचित क्षेत्र है। अगला सवाल है आपके लिए, देश में कुल सिंचित क्षेत्र में कुएं और नलकूपों का भागीदारी कितने प्रतिशत है? इसका सही जवाब आपके लिए होगा 56% कुएं और नलकूप से सिंचाई होता है। अगला सवाल है, जूट उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो इसके लिए आपके पास सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, प्रश्न है, भारत में जूट उत्पादन के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? जूट उत्पादन के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? इसके लिए सही जवाब होगा हुगली नदी है, वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है इसके लिए। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए होता है, प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जूट होता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बनता है, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय का उत्पादन, तो सर इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपके लिए असम। असम में सबसे अधिक क्या होती है? चाय होती है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में सर्वोत्तम किस्म की चावल कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम किस्म की चावल कहाँ पर पैदा होती है? इसका सही जवाब होगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग क्षेत्र में सबसे अधिक होती है चाय, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल आपके लिए है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ का पूछा है तो इसके लिए सही जवाब आपके लिए होगा केरल। केरल में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ होता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बनता है, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में होता है? गन्ना उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? इसका सही जवाब आपके लिए होगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है गन्ना। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बन रहा है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सबसे अधिक उत्पादन, तो इसके लिए सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सबसे अधिक क्या होती है? केसर होती है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।